सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी। घर पहुंचते पहुंचते 3 बज गए। दोनों मुसर थे कि आज रात मैं उन्हीं के घर ठहर जाऊं, बाकी रात बातें करेंगे। सुबह सवेरे वो मुझे घर छोड़ आएंगे। सुबह मैं खुद भी जा सकता था, लेकिन मैं जुलिन को या किसी और को बता के आता तो ठीक था। मैंने यही उज़र किया। दरबान जाग रहा था। मुझसे रुखसत होने के लिए दोनों मोटर से उतरे तो मुझे ख्याल आया कि इतनी रात गए वीरान सड़कों पर इनका सफ़र करना मुनासिब नहीं होगा। बम्बई का कोई भरोसा नहीं, कोई हथियार वगैरह भी उनके पास नहीं है। मैंने झिझकते हुए उनसे कहा कि वो भी तो यहाँ ठहर सकते हैं। आप सुबह में वक्त ही कितना रह गया, ये भी घर है। यहाँ तक आ गए हैं तो अब सुबह ही जाएं नाश्ता वगैरह करके। कैलाश से मैंने अपने किसी दूर दराज अंदेशे या एहतियात की तलकीन का इजहार नहीं किया था, मगर वो समझ गया और हंसने लगा। और उसे शायद अंदाज़ा हो गया कि इसके एतमाद से मेरी तसल्ली नहीं हुई है। उसने कोट के अंदरूनी जेब में हाथ डाल के बाहर निकाला तो उसका हाथ खाली नहीं था। मुझे ताज्जुब हुआ। वो दरमियाने साइज का रिवॉल्वर था। मैंने कहना चाहा कि हथियार के लिए इरादे की पुख्तगी भी शर्त है, लेकिन मैं खामोश रहा। यही बहुत था कि कैलाश के पास कुछ मौजूद तो था। घंटी बजाने की बजाय मैंने एक भी हिस्से के कमरे की खिड़की पर दस्तक दी। मार्टी की आंख सबसे पहले खुली। उसने दरवाज़ा खोला। मैं वहीं मसहरी पर दराज हो गया। रात का आखिरी पहर था। मैंने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। अभी तक समुंदर का शोर कानों में गूंज रहा था और लगता था जैसे अभी तक मैं डूबती उभरती कश्ती में सवार हूँ और भीनी भीनी सी खुशबू मेरी तरफ फैली हुई है। बाज़गश्त आवाज़ ही की नहीं होती, और बाज़गश्त भी एक हकीकत है, और यूँ हकीकत भी एक शराब है अगर आदमी शामिल नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन बेदारी की कोई खास गिरानी भी नहीं थी। शायद कुछ ऐसा है, रात कितनी ही स्याह और नामेहरबां हो, दिन की निस्बत आदमी को अपनी सी महसूस होती है, और दिन कितना ही शगुफ्ता और सायादार हो, आदमी के लिए पराया पराया सा होता है। दिन सभी की मलकियत होता है, सड़क या सरकारी बाग की तरह, जिन पर सबका हक है और किसी का भी नहीं। सुबह परिंदों की चहचहाहट पर मुझे घबराहट हुई। अंधेरा टूट रहा था। फिर किसी वक्त मेरी आंख लग गई। किसी ने मुझे नहीं उठाया। मेरी आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। 11 बज चुके थे। मुंह हाथ धो के मैं फर्रुख और जुलीन की तरफ जाने के लिए कमरे से निकल गया था। रास्ते में एक मुलाजिम मिल गया। वो मुझी को देखने आ रहा था कि मैं जाग गया हूँ या अभी तक सो रहा हूँ। उसकी जुबानी मालूम हुआ कि चंपा बेगम, जुलीन की माँ और रानी के सिवा घर में कोई नहीं है। बाकी सब खरीदारी के लिए गई हुई हैं। मुमकिन है बाजार से वो जुलीन के पुराने घर जाएं या कहीं और। अब शाम तक इनकी वापसी हो सकेगी। ये सुन के मैंने सिर्फ जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। मुलाजिम के मुताबिक जुलीन मेरे लिए नाश्ते का एहतमाम करने की ताकीद उसे कर गई थी। अब नाश्ते का वक्त कहाँ रह गया था। मैंने मुलाजिम से सिर्फ चाय के लिए कहा। वो ऊंचा नहीं सुनता था, मगर नाश्ते का पूरा खवान उठा लाया। सेब का मुरब्बा, फल, अंडे, पराठे, आलू की सब्जी और चाय। मैंने हर चीज़ ज़रा ज़रा सी टूंगी, फिर हाथ ही नहीं रुका। मैंने तकरीबन सारा ख्वान खाली कर दिया। शक्म सैर होके मुझे फिर बाहर निकलने का ख्याल आया, मगर किस तरफ। मैं सोचता रहा कि अब मुझे किस तरफ जाना है और क्या काम करना है। मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। अब्बा जान इस दिन यही तो कह रहे थे। उस दिन मुझे इनकी बातें अजीब सी लगी थी। मुझे सुबकी सी महसूस हुई थी, लेकिन उन्होंने वज़ा के खिलाफ क्या कहा था। यही होता है, हर शख्स कोई ना कोई काम कर रहा है। हर शख्स को कोई ना कोई काम करना चाहिए, चाहे उसे काम की ज़रूरत हो या ना हो। लोग कहते हैं कि सोया मरा बराबर है, और हाली आदमी और सोए हुए आदमी में क्या फ़र्क है। लोग ठीक ही कहते होंगे, मगर इसमें मेरा क्या कसूर है। मुझे किसी और तरफ नज़र करने का वक्त ही कहाँ मिला था। घर से निकलने के चंद ही दिन बाद सज़ा हो गई थी। 7 बरस की जेल में भी मैंने कितना वक्त गवाया। जिंदा में रहने का मतलब यह है कि आदमी मुंजमद हो गया, जिंदा की नज़र होने वाला। पूरा वक्त इसकी ज़िंदगी से मिनहा कर दिया जाए, मगर मैं तो जेल में दीवारें चाटने और हाथ पैर तोड़ के बैठने की बजाय कुछ करता ही रहा था। इंटर, बीए और एमए तो मैंने वहीं से किया था। इसके बाद मुसलसल आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन अब क्या है, अब मुझे कहाँ जाना है, कौन सी सिमत का रुख करना है। दूसरों की तरह मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। खुद मेरी अकल काम ना करती हो तो मुझे किसी से मशवरा करना चाहिए। पहले की तरह मेरे दिमाग पर ऐसा बोझ भी नहीं है। ताहम अब नहीं तो फिर किसी न किसी वक्त मुझे कोई तो फैसला करना ही है। अब्बा जान ने सब कुछ मुझी पर छोड़ दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं मज़ीद तालीम हासिल करना चाहूँ तो विलायत चला जाऊँ, और वरना यहाँ भी डॉक्टरेट कर सकता हूँ। यही कुछ मेरा जी भी कहता था। मैंने सोचा विठल से बात करके देखता हूँ, उससे भी तो मेरी फ़िक्र होगी। मुमकिन है मुझसे ज़्यादा हो। कभी कभी खुद आदमी से ज़्यादा दूसरों को इसकी फ़िक्र होती है। विठल के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने झांक के देखा, अंदर भी कोई नहीं था।
अब्बाजान, मुनीर अली और मौलवी अकरम भी शायद घर में नहीं थे। मैं बेइरादा इधर उधर घूमता हुआ दोबारा कभी हिस्से की तरफ पहुंचा। शामू, जुगनू और माटी मुझे कमरे में नजर आए। वहां तो अखाड़ा जमा हुआ था। वस्त में जुगनू और देवा चाकू लिए शामू को निशाना बनाए हुए थे। दोनों पसीने पसीने थे और तरह तरह से शामू पर वार करने की कोशिश कर रहे थे। शामू इनके वार बचा रहा था। मुझे देख के इनके हाथ रुकने लगे। मैंने इन्हें इशारा किया कि वो अपना काम जारी रखे। मैं जोरा और माटी के पास बैठा तो जो से देखता रहा। जुगनू और देवा के हाथ पैर अच्छे खुल गए थे। चाकू पर गिरफ्त मजबूत हो जाए तो जिस्म भी खुलने लगता है। वो चाकू उछाल के चश्मा जोन में जिस हाथ में चाहते मुंतकिल कर लेते। मुकाबिल पर अपनी महारत का सिक्का जमाने के लिए ये हरबे कारगर होते हैं। विठल के बकौल हाथ और चाकू एक दूसरे की आंख, एक दूसरे की जुबान बन जाए तभी बात बनती है। विठल के घर में न होने की वजह से जुगनू और देवा भी खूब फारिग लग रहे थे। फिर मुझसे भी बैठा ना रहा गया। मैं भी इनमें शामिल हो गया, लेकिन वो थक गए थे या मेरे सामने आने की वजह से उनका इर्तकाज कायम ना रहा। मैंने जुगनू और देवा को बिठा दिया। फिर जोरा और माटी से कहा कि इनकी जगह वो फर्श पर आ जाए। माटी तो ऐसे मौके की तलाश में रहता था। चाकू खोल के फौरन मेरे मुकाबिल आ गया। ये लगन की बात थी, वरना चाकू अब माटी के इशारे पहचानने लगा था। माटी ने मशक इतनी नहीं की थी जितनी तवज्जो से वो दूसरों को देखता रहा था। विठल यही कहता था कि मशक करने से ज्यादा देखा करो और देखने से ज्यादा सोचा करो। हर कामयाब हुनरमंद की रियाजत हम वक्त जारी रहती है। अमल खत्म हो जाए तो भी ज़हन मसरूफ रहता है। ज़हन में बिसात बिछी रहती है। ज़हन पैंतरे बदलता रहता है। माटी में संजीदगी भी बहुत आ गई थी। वो अब अमूमन कम बोलता था। ज़रूरी तो नहीं, लेकिन मेरा क़यास है कि जिल्लत के एतमाद और कमगोई में कोई ताल्लुक ज़रूर होना चाहिए। जोरा और माटी जानते थे कि वो मुझसे कोई रूह रियात करेंगे तो मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा। अड्डों पाड़ों में दो तरह की मशकें होती हैं। एक महज सीखने सिखाने के लिए, दूसरी दस्तों बाजू की चुस्ती, हवास और एहसाब की यकजानी और चाकू की रवानी और सफाई के लिए, और नई से नई आजमाइश से दो चार होने के तजुर्बे के लिए। इस दूसरी मशक में बस आखिरी लम्हे एक दूसरे से कुछ रियात की जाती है, वरना लिहाज व मुरव्वत से ना हाथ पैर ठीक तरह खुल सकते हैं, ना मशक का कोई नतीजा बरामद हो सकता है। बेशक जिच कर देने के मरहले पर चाकू फेंक दिए जाते हैं या हाथ उठा लिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले किसी को नुकसान पहुंच सकता है। जोरा और माटी आजमूदा कार थे। जोरा बल में माटी से कुछ बेहतर था। चाकू पर गिरफ्त में करीब करीब दोनों यकसा थे। उन्होंने मुतअद्दिद मर्तबा मुझे मुश्किल में डाला। बार बार मुझे जाविये बदलने पड़े। मुकाबले पर जब एक से ज्यादा लोग हों तो हर एक को मुख्तलिफ तासुर देने की कोशिश करनी चाहिए। जोरा और माटी को भी ये बात अच्छी तरह मालूम थी। दोनों ने मुझ पर मेरी नकलो हरकत पर निगाहें जमाए रखी। देर तक मैंने तरा देता रहा। वो भी मुझे चकमा देने की टो में रहे। बेशतर जोर आजमाई जहनी होती है। आखिर वो मेरे दाव में आ गए। मैंने तेज रफ्तारी से इधर उधर घूम के पहले इन्हें एक दूसरे से खासी दूर किया और पीछे हटते हटते जरा फासले पर आके मैं एक बारगी बेतहाशा जोरा की तरफ झपटा। ये देख के माटी को मुझ पर वार करने के लिए दीवानावार मेरी तरफ बढ़ना चाहिए था। उसने यही किया, लेकिन इससे अंदाजे की जरा सी लर्जिश हो गई। मुझे यकीन था कि मेरे अचानक झपटने पर चाकू से मुसल्ला होने के एतमाद के बावजूद जोरा चंद कदम पीछे हटेगा, दाएं बाएं हो जाएगा और यूं मेरा इसका फासला चंद कदम और बढ़ जाएगा। मगर मुझे इसकी तरफ जाना ही नहीं था। दरमियान से पलटकर मुझे अपनी तरफ बढ़ते हुए माटी से भिड़ जाना था। सब कुछ उसी तरह हुआ। जोरा इस तरारी अंदाज में पीछे हटा। उधर से माटी मेरी तरफ लपका, लेकिन जोरा की तरफ जाते जाते नागिहां मैं माटी की जानब पलट पड़ा। माटी मुंतशर हो गया। उसे फौरन अपना जाविया बदलना चाहिए था। उसके पीछे हटने या इधर उधर हो जाने की मोहलत ज्यादा नहीं थी, लेकिन थी जरूर। हवास और जोर की यही तो आजमाइश होती है। दूसरे ही लम्हे मैं इसके इतने नजदीक पहुंच गया कि वो कोई दूसरा फैसला न कर सका। चाकू उसके हाथ में था। हथियार भी कभी बोझ बन जाता है। मैंने आनन फानन झुकाई दे के उसकी कलाई पर हाथ डाल दिया। मुझे पूरी ताकत से माटी को ज़रब पहुंचानी थी ताकि चाकू उसके हाथ से छूट जाए और वो उसे चंद लम्हों के लिए उठाने के काबिल भी ना रहे। मुझे अंदाजा था कि उसके हाथ से गिरा हुआ चाकू उठाने का वक्त मेरे पास नहीं होगा। इतनी देर में जोरा मेरे सर पर पहुंच जाएगा। जोरा ने ज्यादा फुर्ती दिखाई। मैं अभी माटी की कलाई पर पंजा डालने में कामयाब हुआ ही था कि जोरा जस्त लगा के तीर की तरह मुझ तक पहुंच गया। नतीजतन मुझे माटी को आगे करना पड़ा। मुझसे भी गलती हुई, जोरा से भी। जोरा किसी वैशी की तरह उमड़ता आया, बिल्कुल अंधों के मानित। जैसा कि उसे तवक्को थी, सामने मैं नहीं था। मैंने माटी को आगे कर दिया। जोरा ने कोशिश की थी कि अपने पैरों में जंजीर डाल सके और ऐन मौके पर वो तिरछा भी हो गया था। मैंने भी यही देख के माटी को अपनी तरफ खींचा था, मगर इसी स्ना में जोरा का खुला हुआ चाकू माटी की पसली चीरता हुआ गुजर गया। सब कुछ पलक छपकते हो गया।
पहले माटी का कुर्ता लाल हुआ, फिर फर्श। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खून माटी की पसली से उबल रहा था। तसल्ली दिलासे का वक्त नहीं था। बाईं तरफ से हाथ भर के करीब माटी की खाल खुल गई थी। शामू ने अपना कुर्ता उतार के खून रोकने की नाकाम कोशिश की। सभी के हाथ पांव फूले हुए थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि लम्हों में ये क्या हो गया और अब क्या करना चाहिए। मैंने चीख के शामू से मोटर लाने को कहा। दोनों मोटरें घर में नहीं थी। एक जुलीन ले गई थी, दूसरी अब्बाजान के पास थी। ये ऐसा जख्म था जो लेपा पोती टूने टोटके से मुंदमिल नहीं हो सकता था। इस तरह तो कुछ और खराबी हो जाती। घर में एक टमटम भी थी। इसकी तैयारी में कुछ देर लगती। चंद सानी तजवज़्ज़ब में गुजर गए। ताम फिर मैंने एक लम्हे की ताखीर नहीं की। यहाँ से दरवाजे तक और दरवाजे के बाहर सड़क तक हूनम हूँ माटी पर सभी की निगाहें जाती। मेरी हिदायत पर देवा अंदर जाके जो भी चादर सामने पड़ी उठा लाया। हमने निढाल माटी का जिस्म चादरों से ढांप दिया और मैंने बाउजुलत उसे कंधे पर डाल के दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जुगनू और देवा भागते हुए आगे चले गए। जोरा शामू ने माटी को मुझसे लेना चाहा, लेकिन माटी वैसे ही हल्का फुल्का था। मुझे इसके वजन का कुछ एहसास ही नहीं था। मैं तो बस जल्द से जल्द बाहर निकल जाना चाहता था। कई मुलाजिमों ने हमें माटी को उठाए भागते हुए देखा होगा, लेकिन वो क्या कर सकते थे। आगे एक गली खाली थी। दूर दूर तक घोड़ा गाड़ी या मोटर नजर नहीं आ रही थी। बड़ी सड़क गली के बाद थी। दिन की तेजी का वक्त था। उम्मीद यही थी कि जुगनू देवा को सवारी मिल जाएगी। अगर जुगनू देवा को जल्द कोई सवारी न मिली तो। इस ख्याल से मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं जैसे तैसे एक खास सड़क पर आ गया। हर तरफ घोड़ा गाड़ियों, मोटरों, दीगर सवारियों का शोर गूंज रहा था। करीब से जुगनू और देवा मुख्तलिफ सिमतों में घोड़ा गाड़ियों के पीछे भागते आवाजें देते नजर आए। कोई भी नहीं रुक रहा था। सारी गाड़ियां भरी हुई थी। आखिर जोरा ने एक टमटम के साथ साथ कुछ दौड़ धूप करके घोड़े की भागे खींच ली। साथ ही उसने मुझे इशारा किया। गाड़ी में एक उम्र सीधा पारसी औरत बैठी थी। जोरा कोचवान बूढ़ी औरत से हुज्जत कर रहा था कि इतनी देर में मैं पहुंच गया। खातून ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, मगर शामू ने कुछ कहने सुनने की बजाय चादर हटा के माटी का हाल दिखाया। खातून की आंखें फट गई। वो फौरन गाड़ी से उतर गई। शामू और जोरा ने मेरी मदद की। हमने एहतियात से माटी को बड़ी नशिस्त पर लिटा दिया। कैलाश का अस्पताल दूर था। मेरी नजरें चारों तरफ किसी डॉक्टर के बोर्ड के लिए मंडला रही थी। जोरा को मालूम था कि कुछ फासले पर एक डॉक्टर का मतब है। उसने पत्थरों की बनी हुई एक 6 मंजिला इमारत के सामने टमटम रुकवा दी। निचली मंजिल पर डॉक्टर देसाई का मतब था। इमारत का अंदरूनी हिस्सा पुरानी तर्ज के किसी मकान जैसा था। सेन के बाद बरामदा, इसके बाद बड़ा कमरा। दोनों तरफ गोलाई में 2 कमरे और बरामदे। सेन की तरफ कई कमरे। एक के सिवा सारे कमरे बंद थे। अंदर इमारत में भी खूब सफाई सुथराई थी। टाइल्स का फर्श, दीवारों पर ताज़ा रंगो रोगन, खिड़कियों के चमकते शीशे। बरामदे के खुले कमरे के सामने कुर्सियों पर चंद मरीज दवा के इंतजार में बैठे थे। अधेड़ कंपाउंडर दवा बनाने में मुनहकम था कि जोरा की आवाज़ पर चौंक पड़ा। उसने मुड़ के एक नज़र जोरा को देखा, फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। अभी टाइम खत्म हो गया, उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा। चंद मिनट हुए, डॉक्टर ऊपर अपने घर जा चुका है। अब शाम 5 बजे मुलाकात हो सकती है। जोरा की मिन्नत पर नरमी के बजाय कंपाउंडर उल्टा नाराज होने लगा कि क्या जोरा ने सुना नहीं? उसने क्या कहा है? क्या जोरा बहरा है? वो आंखें निकाल के तलखी से बोला कि इस वक्त डॉक्टर का नीचे आना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर वक्त और ज़ाब्ते के मामले में निहायत सख्त है। मुकर्ररा वक्त पर चाहे कोई मरीज ना हो मतलब आ जाता है, और कितने ही मरीज बैठे हों वो अपने वक्त पर उठ जाता है। जोरा के साथ शामू भी शामिल हो गया। दोनों ने कंपाउंडर को माटी के हाल की तफसील बताना चाहिए और आजिज़ी की कि वो किसी तरह डॉक्टर को इतला कर दे। उन्हें यकीन है कि मरीज का हाल सुनकर डॉक्टर नीचे आ जाएगा। बस कुछ देर के लिए उसे बुलवा लिया जाए। फीस की कोई फिक्र नहीं है। दुगनी, चौगनी, 10 गुनी फीस भी दी जा सकती है। फीस के जिक्र से कंपाउंडर बिल्कुल बिल्कुल उखड़ गया। गुस्से से बोला, कितनी फीस देगा अभी तुम कोई इधर लाट साहब लगा है क्या? जाओ किसी और डॉक्टर के पास जाके ऐसा ऊंचा बोलो। ये डॉक्टर देसाई का क्लिनिक है। जोरा ने इसका गिरबान पकड़ लिया। बरामदे में शोर मच गया। मरीज भी कंपाउंडर की वावेला में इसका साथ देने लगा, मगर जोरा पर दीवानगी सी तारी थी। मुमकिन है वो कंपाउंडर को अंदर से घसीट के बरामदे के फर्श पर पटक देता, लेकिन जल्द इसकी समझ में आ गया किस तरह वो और वक्त ज़ाया कर रहा है। उसने कंपाउंडर को छोड़ दिया और पलट के सीधा सेन के बाएं जाने वाले जीने पर चढ़ गया। कंपाउंडर भी कमरे से निकल के जोरा के पीछे पीछे जीने की तरफ भागा। शामू ने उसका रास्ता रोक लिया और इसके मजीद फिर मचाने से पहले शामू ने उसे जकड़कर इसके मुंह पर हथेली कस दी। कई मरीज कंपाउंडर की मदद के लिए दौड़े थे, मगर जुगनू और देवा की दीवार के आगे बेबस हो गए। ऊपर जाके जोरा ने जाने क्या कुछ किया हो, या ये निचली मंजिल की चीहो पुकार का असर हो। 2-3 मिनट बाद ही गंजे सर सांवली रंगत का एक पुस्ता कामत उम्र सीधा शख्स जोरा के साथ बुदबुदाता हुआ जीने से बरामद हुआ। उसके पीछे पीछे एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की भी नीचे आए। तीनों तेजी से सामने के बड़े कमरे में चले गए। जोरा की हिदायत पर मैंने माटी को बिस्तर मेज पर लिटा दिया। डॉक्टर के तेवर वैसे ही खराब मालूम होते थे। जख्म देख इसके पेशानी पर और बल पड़ गए। वो पूछने लगा, ये सब किस तरह हुआ?
चाकू लग गया साहब, जोरा ने ठंडी सांस भर के कहा। लड़ाई झगड़ा में? डॉक्टर दुरुस्ती से बोला। अभी पुलिस में रिपोर्ट कराया? क्या बोलता है तुम? अपन पहले पुलिस में जाता या अभी इधर को आता? जोरा ने झुल्लाकर कहा। डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती वो मार्टी को हाथ भी नहीं लगाएगा। तुम कैसा आदमी है डॉक्टर साहब? तुमको इसका हाल दिखाई नहीं देता? अंधा है क्या तुम? डॉक्टर का चेहरा बिगड़ गया। नौजवान लड़के और लड़की की आंखों में भी खून उतर आया। ये तो पेशावर मुर्शी मालूम होते हैं। नौजवान गुस्से से अंग्रेजी में बोला। हमें फौरन पुलिस को इत्तला देनी चाहिए। तुमको बोलने का नहीं, पुलिस के पास अपन खुद जाएगा। जोरा ने सीने पर हाथ मार के धाड़ते हुए कहा। जोरा ने सिर्फ पुलिस के लफ्ज़ से हंस कर लिया था कि नौजवान ने डॉक्टर देसाई को क्या मशवरा दिया है। मैंने जोरा को रोकना चाहा लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। भड़कती हुई आवाज़ में डॉक्टर से बोला कि वो क्या समझता है, हमने जानबूझ के मार्टी को चाकू मारा होता तो अब तक जाने कहाँ निकल गए होते। उसने डॉक्टर को बावर कराने की कोशिश की कि ये एक इत्तफाकी हादसा है। हाँ, इसको चाकू लगा है और तुम बोलता है कि ये। नौजवान मुश्तैल लहजे में बोला। अपन जो बोलता है एकदम ठीक है और अभी तुम ऐसा ही समझो। इसको जो कुछ भी हुआ, अपन इसको मारा या किसी और ने, अपन तुम्हारे पास जिस वास्ते इसको लाया है तुम वो काम करो। हम इधर ही बैठा है, बात को तुम पुलिस बुला के अपन को फांसी चढ़ा देना। अपन लोग का पुलिस से पुराना यारी है, समझा? तुम्हारी देरी में इसको कुछ हो गया तो। जोरा ने डॉक्टर नौजवान को कुछ कहने नहीं दिया और जेब से चाकू निकाल के बोला। तुम नहीं देखेगा तो हम अभी तुमको भी ऐसा बनाए बिना इधर से जाए तो अपन बाप का नहीं, हरामी होगा साला। नौजवान ने शोला बार नजरों से एक बार डॉक्टर देसाई को देखा, फिर अपने साथ वाली लड़की को। लड़की ने इसके चाने पर हाथ रख के तहम्मुल की तलकीन की। ये लोग तो बिल्कुल दादागिर हैं, वो अंग्रेजी में बोला। ये कुत्ते हमें धमकी दे रहे हैं। मैंने दहल देना चाहा लेकिन इसी लम्हे डॉक्टर देसाई ने कंपाउंडर को इशारा कर दी। कंपाउंडर ने किसी मामूल के मानित सर को जुम्बश दी और कमरे से निकल गया। डॉक्टर देसाई माटी पर झुक गया था। उसने हम सबको कमरे से चले जाने का हुक्म दिया। जोरा वहीं ठहरा रहना चाहता था। मैं उसे भी बात दिक्कत बाहर ले आया। हम सब बरामदे में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। कंपाउंडर ऊपर से एक और लड़की को बुला लाया था। उसने मरीजों से माजरत की कि उन्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। दो एक मरतबा लड़की और कंपाउंडर रुई और दवाओं वगैरह की ट्रे उठाए लपकते छपकते कदमों से अंदर आते जाते दिखाई दिए। फिर खामोशी छा गई। किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। देर हो गई। बार बार हमारी निगाहें बरामदे की घड़ी पर जम जाती। अंदर के कमरे में झांकने के लिए कोई झुर्री और सुराख भी नहीं था। और इसे हासिल भी क्या था? हम सब हाथ पांव जकड़े बैठे रहे। आधा घंटा गुजर गया। कोई 55 घंटे बाद वही नौजवान बाहर निकला जो डॉक्टर देसाई के साथ नीचे आया था। कंपाउंडर उसके साथ था। नौजवान डॉक्टर वाला गाउन पहने हुए था और डॉक्टर ही मालूम होता था। गुस्से की बजाय इसके चेहरे पर फिक्र इस्तराब की लकीरें नुमाया थी। हमने झपट के उसे घेरे में ले लिया। वो हमारे ही पास आया था। किसी को उससे कुछ पूछने का यारा नहीं था। तम शामू ने जुर्रत की और हकलाती आवाज में मार्टी का हाल पूछा। जवाब में नौजवान आंखें मींच के और सर हिला के रह गया। उसने सिर्फ इतना कहा कि मरीज को खून की जरूरत है। सब ने एक साथ अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। खून का सिर्फ रंग एक होता है, मालूम नहीं खून की मुख्तलिफ किस्मों से आदमी में कितना फर्क पड़ता है। नौजवान ने हमें बताया कि मार्टी को खून के जिस ग्रुप की ज़रूरत है उसके मुताबिक हम में से किसी का कोई खून हो तो ठीक है, वरना बाहर से हासिल करना पड़ेगा। ये बात हम सभी को मालूम थी लेकिन किसी को अपने खून का ग्रुप मालूम नहीं था। नौजवान ने कंपाउंडर की मदद से हमारे बाजुओं में सुइयां घोंप के हमारा खून संजों में भर लिया। सब उसके चेहरे पर कुछ पढ़ने, उससे कुछ जानने के लिए बेचैन थे। तसल्ली के सिर्फ 2 लफ्ज़। नौजवान डॉक्टर शीशों में खून मुंतकिल करता और हमारे नाम लिखता रहा। अपना सारा खून ले लो साहब। शामू वहशत ज़दा लहजे में बोला। अपने मास्टर को बचा लो। डॉक्टर को जल्दी थी, उसने कुछ सुना ही नहीं। तेजी से अंदर चला गया। जोरा ने अपना सर पकड़ लिया। सब दोबारा कुर्सियों पर बैठ गए। मेरे जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं रही थी। एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। उनका भी यही हाल था। जुगनू और देवा के चेहरे तो जर्द पड़ गए थे। कोई 10 मिनट बाद अंदरूनी कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और दूसरे में डॉक्टर देसाई के दिखाई देने पर सभी बौखला के उठ गए। डॉक्टर देसाई बहुत थका हुआ लग रहा था। हमने चंद कदमों का फासला तकरीबन भाग के तय किया। अरसा मर की अजियत यही कुछ हो सकती है। डॉक्टर के सकूत के चंद लम्हे हम पर मौत की तरह गुजरे। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सब मुजरमों के मानिद इसके सामने खड़े रहे। डॉक्टर ने गाउन उतार के अपने साथ आने वाली लड़की के सुपुर्द किया। उसे हमारे हाल पर ज़रूर तरस आया था क्योंकि इसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। जोरा ने इसके पैर पकड़ लिए। ठीक है, अभी ठीक है बाबा। डॉक्टर एक कदम पीछे हटके बोझल आवाज़ में बोला। हम लोग ने अपना काम कर दिया है, टांका लगा दिया है। अभी एक ठीक है ना डॉक्टर साहब? जोरा किसी बच्चे की तरह घुघिया के बोला। थोड़ी देर हो जाने से सब खराब हो जाने का था, डॉक्टर ने तुनक के कहा। किसी ने उसे नहीं टोका क्योंकि हम भी तो उसे यही कह रहे थे। अभी खून का और कड़ी देखभाल की ज़रूरत है। वो कबीदा आवाज़ में कहने लगा कि अरसा हुआ इसने क्लिनिक में मरीजों के क्याम का सिलसिला बंद कर दिया है।
दिन में 2 बार मुख्तसर वक्त में वो मरीज़ देखता और दुआएं तजवीज़ कर देता। बेहतर होता कि मार्टी को किसी बाकायदा अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाता, लेकिन इसकी हालत ऐसी नहीं है कि इसे करीब तरीन अस्पताल में ले जाया जा सके। कम से कम 3 दिन तक तो मार्टी पर हम वक्त निगाह रखनी लाजिम है। उसने कंपाउंडर को हुक्म दिया कि क्लिनिक का कोई कमरा खुलवा के और सफाई करा के मार्टी को आर्जी तौर पर वहां मुंतकिल कर दिया जाए। वो अंग्रेजी में कंपाउंडर से मुखातिब था, मैं सुनता रहा। उसने कंपाउंडर को ग्लूकोज की बोतल लगाने और मार्टी की निगरानी के लिए बिमला नामी किसी नर्स को बुलवाने की भी ताकीद की। जोरा की आंखों में आंसू आ गए। शामू भी अपने आप को बहुत रुके हुए था। वो भी सिसकने लगा। डॉक्टर देसाई के पत्थर चेहरे पर तमानियत की एक झलक ढूंढ के मेरे रगों पे की बर्फ भी पिघलने लगी। इतनी देर तक मेरा दम मुसलसल घुटता रहा था। मैंने अपने होशो हवास बहुत कायम रखे थे। अब जैसे सब कुछ मेरे इख्तियार से बाहर हुआ जा रहा था। मैंने डॉक्टर देसाई से तशक्कुर के इजहार की कोशिश की, लेकिन मुझे हर लफ्ज़ अधूरा और बेमानी सा लगा। मैं बस वहशत ज़दा नज़रों से उसे देखता रहा ताई कि वो आहिस्ता रवी से जीने की जाने बढ़ गया। फिर अभी उसने चंद कदमों का फासला तय किया होगा कि ठहर गया और पलट कर बोला, अपना नाम पता इधर लिखवा दो, और जैसा कि तुम लोग पीछे बोला था अभी पुलिस को भी रिपोर्ट कर दो। अब उनको याद ऐसा, जोरा ने हाथ जोड़ के कहा, आपका हुक्म है तो ज़रूर पुलिस में चला जाएगा, लेकिन ये पुलिस केस नहीं है साहब। अपन आप लोग से पहले बोला था, अब उनका पुलिस कचहरी से रोज़ का मुंहमारी है। अपन दादा लोग हैं साहब, पाड़े का आदमी है, रोज़ पाड़े में खुला चाकू से आंख में चोली करता है। आज सलाह हाथ थोड़ा तेज़ी दिखा गया। पुलिस का आप जानते हो माई बाप, इसको अभी दिन होके रात अखा काला ही काला दिखाई देता है। इधर से अपन का घर जास्ती दूर नहीं है, थोड़ा आपको तकलीफ ज़रूर देगा। आप उनके साथ चल के अपनी आंख से देख लो। आप नहीं जा सकता तो उधर किसी को भेज दो कि अपन आदमी है कि कुत्ते का औलाद। अभी ज़रा मास्टर की आंख खुल जाए तो इससे भी आप कुछ पूछ लेने का है। अपन पुलिस पास चला गया तो और कुछ नहीं होएगा। ऐसा टाइम अपन मास्टर से दूर हो जाएगा। अपन का ज़रूरत आप समझता है कि इधर एकदम नहीं है तो अपन अभी चला जाता है। माँ कसम, अभी जैसा आप बोलते हो, अपन आपका गुलाम है। डॉक्टर देसाई खामोशी से जोरा का हज़यान सुनता रहा। नौजवान उसकी साथी लड़की डॉक्टर के पहलू में खड़े थे। उसने एक नज़र की तरफ देखा। वो दोनों साकित खड़े रहे। डॉक्टर देसाई सर झुकाए जीने की जानिब चल पड़ा। आध घंटे के अंदर मार्टी को एक कशादार और हवादार कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। कुछ देर पहले का हंसता खेलता मार्टी बेहाल बेहरकत बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मुझसे तो उसकी तरफ देखा भी नहीं गया। डॉक्टर ठीक कह रहा था। मार्टी को सिर्फ दवाओं और देखभाल ही की नहीं, दुआओं की भी ज़रूरत थी। ठीक 4 बजे बिमला नामी नर्स आ गई। उसने कमरे में किसी को रहने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन जोरा जिद करके वहीं ठहरा रहा। मैं, शामू, जुगनू और देवा बाहर आके कुर्सियों पर बैठ गए। क्लिनिक का सदर दरवाज़ा कब का बंद हो चुका था। कंपाउंडर कुछ देर के लिए गया था कि फिर वापस आ गया। उसके तेवर पहले जैसे नहीं थे। उसने नरमी से हमें मशवरा दिया कि हमारे ठहरे रहने से कुछ हासिल नहीं, मगर वहाँ से उठने को किसी का दिल नहीं मानता था। कंपाउंडर ने इसरार नहीं किया, वो हमारे पास ही बैठा रहा। उसने हमारे लिए चाय मंगवाई, चाय के साथ बिस्किट भी। किसी को भी भूख प्यास नहीं लग रही थी। शामू ने दबे लहजे में कंपाउंडर को जताना चाहा कि रुपए पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है, मजीद नस दवाएं और दूसरे किसी भी खर्च के लिए हम तैयार हैं। जोरा ने जो कि सबको पेशावर दादा और अड्डों पाड़ों से सबकी वाबस्तगी जाहिर की थी, इसलिए ये वजाहत और ज़रूरी थी। कंपाउंडर असद राज से डॉक्टर देसाई के साथ काम कर रहा था। वो कहने लगा कि अब डॉक्टर को रुपये पैसे से ऐसी दिलचस्पी नहीं रही। जब से इसकी नौजवान बेटी समंदर में नहाते हुए डूबी है, डॉक्टर बिल्कुल बदल गया है। न कहीं आता है न जाता है। ये इमारत ही इसकी दुनिया है। आज से चंद बरस पहले ये क्लिनिक शहर का सबसे महंगा और आला क्लिनिक था। डॉक्टर देसाई का सारे शहर में तूती बोलता था। दूर दूर से लोग उसके पास इलाज के लिए आते थे, गोरे तो खास तौर पर। सारे शहर में मशहूर था कि डॉक्टर देसाई के हाथ में शिफा है। मिजाज का वो पहले ही तुंदो तुरश था। बेटी की मौत के बाद और चिचड़ा हो गया, जुनूनी सा। उसने लोगों से मिलना जुलना तकरीबन बंद कर दिया था। मरीज आते और मायूस लौट जाते। बहरहाल चंद बरस गुजर जाने के बाद पुराने दोस्तों ने उसे किसी तरह आमादा कर लिया कि दिन में कुछ देर के लिए वो चंद एक मरीजों की हद तक क्लिनिक खुला रखे। उन्होंने उसकी बेटी का वास्ता दिया, जिसके जुदा हो जाने से डॉक्टर का ये हाल हो गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह उसकी बेटी की रूह बहुत नाखुश रहती होगी। वो एक काबिल तरीन डॉक्टर की हैसियत से अपने बाप पर नाज करती थी और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रही थी। कंपाउंडर ने कहा कि अब तो डॉक्टर देसाई बहुत संभल चुका है, जैसा कि मेरा अंदाज़ा था। कंपाउंडर ने बताया कि जो नौजवान डॉक्टर देसाई के साथ भी नजर आया था वो उसका बेटा शोचंदर देसाई है। उसे घर में गया और बाहर जूनियर देसाई कहा जाता है। कोई 1.5 बरस पहले शिवा डॉक्टरी की आला तालीम के बाद विलायत से वापस आया है, और जो खुश अदा लड़की उसके साथ नीचे आई थी वो भी डॉक्टर है। शिवा की बीवी है। 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। बेटे की विलादत से वापसी और घर में बहू की आमद से डॉक्टर देसाई अब खासा पुरसुकून हो गया है।
शिवा और उसकी बीवी ही अब क्लिनिक दोबारा बाकायदगी से खोलेंगे। अभी तो वो दोनों हनीमून मना के दार्जिलिंग से वापस आए। हमारे पूछे बगैर कंपाउंडर देर तक डॉक्टर देसाई की बातें करता रहा। दिलजोई के अलावा हमारी तवज्जो मबजूल करना भी उसका मकसूद होगा। वो हमारी निगाहें मुसलसल मार्टी के कमरे की तरफ टिकी हुई थी, ताहम डॉक्टर देसाई के बारे में इतना कुछ जान लेना हमारे लिए बेहतर ही था। इस दौरान में डॉक्टर शिवा चंद मिनट के लिए एक मरतबा नीचे आकर मार्टी का मुआयना कर चुका था। 5 बजे के करीब सदर दरवाजा खोल दिया गया। मरीजों की आमद शुरू हो गई। उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी। ठीक 5 बजे डॉक्टर देसाई नीचे आ गया। हमें वहां बैठा देख के वो एक लम्हे के लिए ठुटका, फिर सीधा मार्टी के कमरे में दाखिल हो गया। हम भी उसके साथ अंदर जाना चाहते थे, लेकिन कंपाउंडर ने रोक दिया। डॉक्टर के बाहर आ जाने पर हम इसके सामने ही खड़े थे। अभी तुम लोग इधर क्यों बैठा? वो तुर्शी से बोला। अपन लोग इधर है, तुम क्या करेगा? डॉक्टर देसाई की आवाज बिफर गई। शामू के पास कोई जवाब नहीं था। जुगनू ने हिम्मत की और लजाजत से बोला, माई बाप अभी अक्का खैर है ना? अपन पहले तुमको क्या बोला? डॉक्टर ने तलखी से कहा, अपन ने अपना काम कर दिया है, आगे का सारा अभी ऊपर वाले पर है। मैं भी डॉक्टर से कुछ कहना चाहता था, मगर मुझे खुद मालूम नहीं था कि क्या पूछना और क्या जानना है। मैं सोचता ही रह गया। डॉक्टर देसाई बुड़बुड़ाता हुआ अपने खास कमरे में चला गया। शामू ने फटी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। वाकई इतने लोगों का मतलब में मुस्तकिल बैठे रहना मुनासिब नहीं था। मैंने जुगनू देवा और शामू से कहा कि वो घर चले जाएं, मैं और जोरा यहीं रहेंगे। अभी तो कोई खास वक्त नहीं गुजरा है, लेकिन जितनी देर होगी घर में हमारे न पहुंचने पर सबकी परेशानी बढ़ती जाएगी। विठल की आज घर वापसी का तो कोई इम्कान नहीं था। सुबह विठल, जुमरू, टिंगू घर में नहीं थे। मैं समझा था मारी के सिलसिले में कचहरी या अस्पताल गए होंगे, दोपहर तक आ जाएंगे। लेकिन कुछ देर पहले शामू ने मुझे बताया कि वो तीनों मारी के बच्चों की खैर खबर लेने सुबह सुबह पूना रवाना हो गए हैं। शामू को मालूम नहीं था कि शुक्ला भी इनके साथ गया है या नहीं। 2 दिन से पहले विठल की वापसी शायद मुमकिन ना हो, लेकिन अब शाम हो रही है। घर के दूसरे लोग अब घर आ चुके होंगे। हो सकता है किसी मुलाजिम ने दोपहर हमें मार्टी को कंधे पर उठाए भागते हुए देख लिया हो। किसी ने बजान को कुछ उलट सुलट बता दिया तो वो और मुंतशर हो जाएंगे। पहले मैंने सोचा कि घर में किसी को कुछ न बताया जाए। मार्टी के अचानक गायब हो जाने के 100 बहाने तराशे जा सकते हैं, लेकिन फिर मार्टी की हालत देख के मैंने इरादा बदल दिया। अब शायद घर के किसी फर्ज से हमारे और पाड़े का ताल्लुक ढका छुपा नहीं है। यही ठीक था कि किसी से कुछ न छुपाया जाए। सबसे साफ कह दिया जाए कि हम तो महज मशक कर रहे थे। पाड़े के लोगों का यही मामूल है। चाकू इनका पेशा है, शौक भी और खेल भी। और खेल में यही कुछ होता है, कभी जीत कभी हार। खिलाड़ी को चोट भी लग सकती है। जोरा का हाथ जरा सा चूक जाता, तिरछा होने की बजाय चाकू सीधा रहता, तो मार्टी का इतना असरा भी ना होता। ये सब जान के हर एक को दुख होगा, लेकिन हमारे मुसलसल झूठ की अजियत इससे सिवा होगी। 100 झूठ से एक सच का जहर यकीनन कम होना चाहिए। शामू, जुगनू और देवा सर झुकाए खड़े रहे। कोई भी जाना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद फिर आ जाना, मैंने बोझल आवाज में कहा। यहाँ से घर इतनी दूर नहीं है, पैदल का रास्ता है। आपने को इधर ही रहने दे लाडले, शामू वीरानी से बोला। वैसे भी घर जाके सबको क्या बोलेंगे? मेरा सर चकरा रहा था। एक लम्हे के लिए भी वहां से हटने को जी नहीं करता था, लेकिन इसरार का क्या महल था। मैं रहूं या शामू, बात एक ही थी। और घर जाके सब कुछ सुनाने का अजाब शामू ही क्यों भुगते? मैंने जुगनू और देवा को इशारा किया। क्लिनिक का दरवाजा अबूर करते हुए मेरे कदम फिर अटकने लगे। पलट के मैंने मार्टी के कमरे में जाके एक नज़र उसको देखा। वो वैसा ही बेहिस्सो हरकत पड़ा था। एक कोने में टुकटुकी बांधे जोरा दुबका बैठा था। जुगनू और देवा को साथ लेके मैं क्लिनिक से निकल आया। मार्टी के खून ने कई जगह से मेरी कमीज लाल कर दी थी। जुगनू ने मेरे जिस्म पर चादर लपेट दी। सूरज गुरूब हो चुका था, मगर सड़क पर जैसे दिन निकला हुआ था। फुटपाथ पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम तीनों जल्द ही घर पहुंच गए। घर की सारी रोशनियां चल चुकी थी। मैं पिछले हिस्से की तरफ चला आया। अच्छा था कि कोई मुझे इस हाल में ना देख पाए, और अपना हुलिया कुछ दुरुस्त करके ही मैं इनके सामने आऊं। जुगनू ने सामने से जाकर अपने कमरे का कभी हिस्से की तरफ खुलने वाला दरवाजा मेरे लिए खोल दिया। वही जुलीन से मेरे लिए कपड़े लाया। जिसम भिगोने की हद तक मैंने गुसल किया और नए कपड़े पहनकर बाहर आ गया। जुगनू ने मुझे बताया कि सभी लोग घर में मौजूद हैं। कुछ देर हुई, अब्बाजान, मुनीर अली और मौलवी अकरम भी वापस आ चुके हैं और बेचैनी से हमारे मुंतजर हैं। वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। दोपहर किसी मुलाजिम ने हमें अफरा तफरी की हालत में घर से निकलते देख लिया था। जुगनू कह रहा था कि जुलीन बहुत सरसीमा थी और इसे तरह तरह के सवाल कर रही थी। जुगनू उसे क्या बताता। पहले वो आए बाएं शाएं करता रहा, फिर कोई जवाब बनना पड़ा तो उसने सब कुछ मुझ पर डाल दिया कि मैं बस अंदर आया ही चाहता हूँ। मुनासिब होगा जुलीन मुझसे ही कुछ पूछे। जुगनू जुलीन को और परेशान कराया था। उसके कहने के मुताबिक जुलीन को असल बात का इल्म नहीं था, वरना वो मार्टी का नाम जरूर लेती। इससे पहले कि कोई मुझे पूछता हुआ आ जाता, मैं कमरे से निकल गया। अब्बाजान और मुनीर अली मुलाकाती कमरे में मौजूद थे। वो मुझे देखते ही उठ खड़े हुए। क्या हुआ? उन्होंने मेरे सलाम का जवाब देने और मेरे बैठने का भी इंतजार नहीं किया। बाकी लोग कहाँ हैं? वो मंडलाती आवाज में बोले। मैंने अपने हवास बजा रखने के लिए चंद दमे तौकफ किया।
मार्टी जख्मी हो गया था, उसे अस्पताल पहुंचा दिया है। मैंने बज़ाहिर तहम्मुल की कोशिश की। कैसे? क्या हुआ उसे? अब्बाजान ने बेकरारी से पूछा।